हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेश भावसार है और आज मैं आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन वाईटीए सिस्टम का लेके आया हूँ। काफ़ी मेरे दोस्तों ने ये बताया कि सर आप क्या हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इस सिस्टम का। तो मैं आज आप सबके लिए हिंदी में ये वीडियो लेके आया हूँ। हम वीडियो स्टार्ट करें या एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो है वो ना ही कोई बाय सेल स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ आपको एक ट्रेंड में रखने वाला सिस्टम है। मैं यहाँ पे जो भी डिस्कस करूँगा आज, जो भी स्टॉक के बारे में जो भी हम डिस्कस करेंगे, आप कृपया करके उसको बाय सेल स्ट्रैटेजी ना समझे या कोई भी स्टॉक को आप कोई एक्शन ना ले। ये ना ही कोई टिप है, ना ही कोई एक्शनेबल एडवाइस है। आप जो भी करें वो आप आपके एडवाइजरी की हेल्प से ही करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है कि जब भी कोई अंदरूनी या बाहरी न्यूज़ कांस्टेंट रहती है, अंदरूनी न्यूज़ जैसे कि कंपनी के इश्यूज, कंपनी ने कोई घोटाला नहीं किया, उसके रिजल्ट्स जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे आ रहे हैं, कंपनी का बिजनेस स्मूथ चल रहा है जैसे था, जैसे प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, और अगर वैसे का वैसा स्मूथ रहा तो ही ये सिस्टम काम करेगा। और बाहरी इशू जैसे कि गवर्नमेंट इशू आ गए, ग्लोबल इश्यूज आ गए, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रहे हैं, गाजा पैलेस्टाइन और ये अपना इसराइल की वॉर चल रही है, चाइना बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, यूएस में काफ़ी चीज़ें बदलाव आने वाली है ट्रम्प आने के बाद। तो ये सारी बाहरी चीज़ें हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। जैसे हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएस में और ट्रम्प ने कहा कि अब हम हमारे कंट्री में ये मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ताकि तो हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे हम सैंक्शन ज़्यादा लगाएंगे। तो ये एक्सटर्नल चीज़ हो गई जिसका कंपनी का कोई इसमें हाथ नहीं था और वो चेंज हो चुका। तो भी ये सिस्टम काम नहीं करता, चाहे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस क्यों ना हो। जब आपने खरीदा तो हमने हिस्ट्री देख के खरीदा है, दैट इज टेक्निकल, जो हिस्ट्री के हिसाब से चलता है। उस दिन हमें जो सही लगा हमने किया, पर हमारे लेने के बाद उसके बाद अंदरूनी या बाहरी कोई भी इश्यूज चेंज हो जाती है, पर्सपेक्टिव या कोई भी चीज चेंज हो जाती है और उस पे कंपनी पे ज्यादा काफी इम्पैक्ट आ सकता है उसकी फ्यूचर अर्निंग्स को लेके या बिजनेस को लेके या मार्केट सेंटिमेंट्स को लेके, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे इलेक्शन रिजल्ट आ गया हो, तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है। तो इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी डिस्कशन करेंगे, ना ही कोई टिप है ना ही कोई एडवाइजरी है। ये सिर्फ मैं एक आपको मेरा वाईटीए सिस्टम समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ सके। और उसके लिए मैं काफ़ी एग्जाम्पल दूंगा, बट वो एग्जाम्पल बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा जो सिस्टम है वाईटीए सिस्टम, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट के पैटर्न के हिसाब से चलेगा, और दूसरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो पैटर्न दिख रहा है टेबल, ये फंडामेंटल एनालिसिस से चलेगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें नहीं डाले क्योंकि वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। मैंने क्या किया है, इसमें एक पी लिया है और उसके सामने मैंने इसको नेट इनकम के साथ कंपेयर किया। जब कभी भी पी और नेट इनकम का कोई भी वैल्यूएशन आएगा और मेरे फॉर्मूला के हिसाब से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर कंपनी के पी के सामने उसकी अर्निंग सबसे बढ़िया होगी और अच्छी होगी, तो मेरा सिस्टम उसको अंडर वैल्यूड करेगा। और अगर उसकी अर्निंग्स कम कम है और पी ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसके सामने, तो वो हमें ओवर वैल्यू बताएगा।
तो इस हिसाब से हमें समझ में आ सकता है कि करंटली स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये पीई मैंने स्टैंड अलोन बेसिस पे लिया है, कंपनी इंडिविजुअल वाइज। मैंने इंडस्ट्री बेसिस पे नहीं लिया है, ना ही उसके पेयर्स के सामने लिया है, ना ही मैंने उसके कोई फ्यूचर पीई के बारे में किया है, ना ही ओल्ड पीई। दिस इज प्योर पीई एज पर टीटीएम। और ये जो भी सारा डेटा डिराइव करता है वो ट्रेडिंग व्यू से ही लिया गया है। मैंने कोई भी डेटा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नहीं लिया, तो वो मैं नहीं फिजिकली या कोई एआई थ्रू नहीं फीड करता। हो सकता है कि इसका पी रेशियो और इसके अर्निंग्स रे नंबर्स दूसरे कोई सॉफ्टवेयर से अलग हो। ये वही नंबर पकड़ेगा और ये वही कैलकुलेशन करेगा जो ट्रेडिंग व्यू ने इनको दिया है। तो अगर आपको कोई भी डेटा में इशू है तो आप आई विल नॉट, जैसे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, ना ही मेरा कोई कैलकुलेशन या ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आपको जो भी इशू है आपको ट्रेडिंग व्यू को ही बताना पड़ेगा अगर डेटा गलत है। अगर ट्रेडिंग व्यू सही कर देता है या अपनी गलती मान लेता है और जो भी चेंजेस है उसने करने के बाद, तो ये अपना नया अपडेट करेगा। इसमें हम हमारा कोई भी फिजिकल या थर्ड पार्टी डेटा नहीं यूज करते। जो भी डेटा है वो इंटरनल डेटा ही है। अब ट्रेडिंग व्यू कैसे लेता है डेटा, कैसे सेग्रीगेट करता है, वो सारा का सारा उनका प्रॉब्लम है या उनका कैलकुलेशन है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मेरा ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि हम अ, ये अज्यूम करते हैं कि हम थोड़े बिजी लोग हैं, हम पूरा टाइम सिस्टम पे बैठ नहीं सकते, और हम पूरा दिन हर 15 मिनट के बाद ये भी नहीं देख सकते कि रेट क्या कर रहा है। हम दूसरे काम में बिजी है, जैसे कोई बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, कोई फील्ड वर्क में है, कोई ट्रैवलिंग में है, कोई किसी का नेचर ही है कि वो हर 15-20 मिनट या आधे घंटे या 2 घंटे में नहीं देख सकता। ये थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, जो अगर ट्रेंड चला तो शायद 1 साल 2 साल 3 साल भी ट्रेड चल सकता है। और अगर मार्केट अगर खराब हो गया या न्यूज़ जो एक्सपेक्टेड नहीं आई थी, तो शायद 1-1.5 हफ्ते के लिए भी चल सकता है। इसमें स्टॉप लॉसेस काफ़ी लंबे भी है, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स में बिल्कुल नहीं ट्रेड करते। मेरा सिस्टम जो बना गया है वो मंथली से क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है वो बताता है, और आपको आपके डिसीजन और ट्रेंड समझने में हेल्प करता है। ठीक है। ये आपको कहीं पे भी बाई सेल सिग्नल नहीं देगा, ये आपको ही डिराइव करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको दो, एक फंडामेंटल स्कैनर और एक टेक्निकल स्कैनर भी दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ी स्टॉक ढूंढने में मदद करेगी, जिससे 7,000 से 6,000 कंपनी जो लिस्टेड है, तो आपका फैमिली अराउंड 500-600, और फंडामेंटल में शायद 70 से 100 स्टॉक ही रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा है तो शायद 150-200 स्टॉक भी हो सकते हैं। और अगर उस क्वार्टर में रिजल्ट बड़े एवरेज आए तो 40 से 70 स्टॉक हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको मेरे ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जहाँ पे मैं कोई अच्छा सेटअप आ रहा है, मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं खाली ये समझाता हूँ कि ट्रेड सेटअप कैसे हो रहा है। उसके बाद में हफ्ते में दो, महीने में 1 या 2 बार, डिपेंड मार्केट कैसा हो रहा है, मैं आपको Q&A सेशन लेने के लिए या कुछ नया टॉपिक सिखाने के लिए मैं आपको ऑनलाइन मिलता हूँ। ये सिस्टम आपको मिलेगा 1 साल के लिए, और आपको 1 साल के बाद इसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं अभी YTA सिस्टम समझने के लिए कि इसमें क्या क्या मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहली बात यह है कि ये सिस्टम बेसिकली 10 से 12 इंडिकेटर्स से बना हुआ है, और मैंने इसको 2 इंडिकेटर्स में फिट करने का ट्राई किया है, ताकि आप लोगों को
ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ना खरीदना पड़े। आप इसे ट्रेडिंग व्यू की फ्री वर्जन में ही चला सकते हैं। कल उठ के अगर ट्रेडिंग व्यू कहता है कि फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही इंडिकेटर अलाउड है, जैसे पहले 3 थे और अब 1 हो चुके हैं, अब 2 ही है, तो मैंने 2 इंडिकेटर में इनको फिट कर दिया है। तो वाईटीए सिस्टम लेने के लिए आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इनकेस अगर आपको उससे ज्यादा 2 से ज्यादा इंडिकेटर डालने की जरूरत है तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आते हैं, इसमें टोटल तीन तीन विंडो है और उसमें काफी सारे सेग्रीगेशन है। जैसे फर्स्ट विंडो में आप देखेंगे तो ये पूरा चार्टिंग है, जहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है जैसे बार चार्ट। दूसरा विंडो है जहाँ पे मैंने अपना वॉल्यूम्स डाला हुआ है। और थर्ड है जिसके मैंने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ डाला हुआ है, जिसके बारे में मेरी बुक है जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ विद टेक्निकल एनालिसिस। ये वीडियो के साथ मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा, आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और आप उसके बारे में ज्ञान भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 विंडोज हो गए। इसमें सबसे मेन इंडिकेटर है हमारा ये फंडामेंटल विंडो। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, अब टेक्निकल पैरामीटर्स में आप ये जो देखेंगे, ग्रीन, लाइट रेड और ये ब्लू, ये बेसिकली ईएमए क्लाउड है, जिसका मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ, जिसको मुझे हेल्प करता है कि ट्रेंड क्या कर रहा है। मेरे लिए ट्रेंड स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब ये गैप्स मुझे क्लियरली दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही गैप्स बढ़ना शुरू हो जाता है, फॉर मी ट्रेंड वहीं से स्ट्रॉन्ग शुरू हो जाता है। अगर ये जैसे इंडिकेटर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो मेरे लिए ये ट्रेडिंग एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है। मतलब मेरे लिए ये चाहे मुझे कोई कुछ भी कह ले, मैं ऐसे जगहों पे ट्रेड कम ही करता हूँ या तो फिर ना के बराबर करता हूँ। मैं ऐसी एरिया में ट्रेडिंग करना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक क्लोज बैंड है जहाँ पे हमें ये समझाया जाता है ये सिस्टम से कि अभी भी बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। शायद बाइंग चल रही हो, लेकिन वो कोई भी एक डायरेक्शन में जो हम चाहते हैं ऊपर जाए, वो उस डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे हैं। शायद सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है या तो फिर बायर्स का इंटरेस्ट कम है। मेरा इंटरेस्ट उसमें तभी जागता है जब ये लाल इंडिकेटर, सॉरी ग्रीन ईएमए विंडो रेड के ऊपर हो और रेड ब्लू के ऊपर हो और उनके तीनों के बीच में ये गैप बनना शुरू कर देता है। अगर ये गैप नहीं बनता और ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसका मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इस स्टॉक में फिलहाल के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब कभी भी क्या हम ये स्मॉल डॉटेड रेड एरियाज देख सकते हैं? देखिए स्मॉल डॉटेड एरियाज है। जब कभी भी स्टॉक एक ब्रेकआउट या एक डायरेक्शन पकड़ने की ट्राई करता है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये साइडवेज मूवमेंट पे बहुत चला जाता है, लेकिन वीकनेस नहीं होती है इसमें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी स्टॉक में दम नहीं है, अब ये चल ही नहीं रहा है। अगर आप ये कैलकुलेट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वीक, 15 वीक तक ये स्टॉक एक टाइट रेंज में ही था। काफी लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे या 1 आवर पे या 15 मिनट्स पे, इनके लिए ये बेसिकली ऐसा है उनके लिए कि ये स्टॉक कभी कुछ करेगा ही नहीं, कुछ और स्टॉक में चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते रहते हैं कि
बाय किया, अपने डायरेक्शन में नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट हो जाओ। काफी लोग ये करते हैं कि 1:2, 1:3, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखते, 20 रुपया ले लेते, अगर वो नहीं चल पाया तो एग्जिट कर जाते हैं, या तो फिर उनकी एमएसीडी या आरएसआई या कुछ स्टोकेस्टिक या बॉलिंजर बैंड या जो भी कह लो, वो उनके डायरेक्शन में नहीं जा पाती है, तो उन लोग वहां पे लोअर टाइम फ्रेम में हमेशा एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गहराई से देखोगे तो अभी भी आप देखेंगे कि ये जो गैप है, ग्रीन अबाउट रेड, रेड अबाउट ब्लू, द गैप बरकरार है। अभी तक ये गैप फिल ही नहीं हुई है, देखिए अभी भी वो गैप दिख ही रही है आपको। तो मेरा सिस्टम ये कहता है कि अगर वो साइडवेज गया है चलेगा, उसका मतलब ये वीक नहीं है, देयर आर चांसेस कि शायद इसमें बाइंग आ सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 15 हफ्तों के बाद, मार्केट ने नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं हम लोग, उसने ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। तो जब कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे हफ्ते में 5 ट्रेडिंग वीक होते हैं, दैट इज मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इज नॉन वर्किंग ट्रेडेबल ट्रेड्स, तो ये हम सिर्फ 5 डे काउंट करते हैं। जब कभी भी 5 दिन में से मैक्सिमम डेज जब भी क्लोजिंग स्ट्रांग आता है, चाहे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे बाइंग हो, थर्सडे वीकनेस आई हो और फ्राइडे वापस से बाइंग आई हो, और डेली कैंडल स्ट्रांग क्लोज हो रहे हैं, तो वीकली पे ये पिंक कैंडल दे देता है, ताकि आपको पता चले कि डेली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी बाइंग हुई है, या तो हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी क्लोजिंग मिली हुई है इसको। तो एक हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि बायर्स डेली टाइम फ्रेम पे ज्यादा हावी थे सेलर्स के ऊपर। ये बाई सेल कैंडल नहीं है, सिर्फ आपको ये बताता है कि वो पूरे हफ्ते में देयर वर गुड बायर्स और देयर वर गुड ट्रेंड, जहां पे कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है। अभी तीसरा कंडीशन ये है कि जब कभी भी मेरे पैरामीटर के हिसाब से कैंडल्स एक लेवल नहीं तोड़ता, तब तक ये सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बना हुआ दिखेगा आपको। अगर आप इसको कोई भी नॉर्मल कैंडल चार्ट में देखेंगे तो शायद ये वाला कैंडल आपको रेड दिखेगा, मतलब उस हफ्ते में सेलिंग हुई है। देर इज नो डाउट उस हफ्ते में सेलिंग ही हुई है, लेकिन मेरा ये कैंडल उस क्राइटेरिया के अभी भी ऊपर ही है, तो ये ग्रीन कैंडल ही बताएगा आपको। तो अगर मैं ये सपोज ये कंडीशन निकाल देता हूँ, मैं सारी की सारी डिलीट कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए, और हम्म, ये बार कलर में नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए आपके लिए कितने सारे पैनिक वीक हो गए। ये एक हफ्ता मार्केट ने स्टॉक नहीं चला, ये सेकेंड हफ्ता इतनी बड़ी सेलिंग आई, ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हफ्ते में ये स्टॉक ने मिनिमम टू मिनिमम 20% की नीचे की तरफ मार्केट गई है, आई मीन स्टॉक गया है। और ये 2 हफ्ते में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 24% के अप्रोक्स स्टॉक नीचे गिरा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप डेली टाइम फ्रेम में होगे और आपने सपोज एनालिसिस करके आपने अगर कहीं पे, समझ रहा हूं मैं, कहीं पे आपने बहुत ही मेहनत करके ये एरिया पे बाय किया है 117 120 के लेवल पे, जब भी आप ऐसा फॉल देखोगे नॉर्मल कैंडल में, लॉजिकल बात है कि आपको लगेगा कि शायद ट्रेंड चेंज हो चुका है, या आप कोई और स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो जिसमें एमएसीडी आरएसआई जो भी यूज कर रहे हैं वो आपको बेरिश ही बताएगा, मतलब सेलिंग प्रेशर ही बताएगा। तो आप क्या करोगे कि आप बेचने के लिए निकल जाओगे। लेकिन अगर आप ये देखेंगे मेरा, मैं फिर से आपके लिए बार कैंडल बना देता हूं, ये देखेंगे आप तो चेंज देखिए, ये अभी भी मेरा कैंडल ग्रीन ही है,
तो आपको ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा कि ठीक है, ये हफ्ता 2 हफ्ता स्टॉक नीचे गिर सकता है, लेकिन मेरा जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी बुलिश डायरेक्शन में ही है, इसमें अभी भी सेलिंग नहीं बनती है। फिर देखिए आफ्टर 2 हफ्ते के बाद वापस से स्टॉक वही डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है और आपको क्या लगेगा, अरे यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर आप क्या करते हैं, फिर से ट्रेड लेते हैं। फिर से ट्रेड लेने के बाद आप क्या देखोगे, मार्केट तो यार साइडवेज चला गया है। फिर क्या हो जाएगा, वापस आप देखोगे कि यहां से नीचे की तरफ वापस 20% की सेलिंग आ गई है। तो आपने ऑन एन डेली टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम में आपने ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया हो सकता है और आप वापस से लॉस में निकलोगे। फिर क्या होगा, स्टॉक वापस से ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, जो स्टॉक आपको 117 पे आपको शायद आपने खरीदा होगा, जिसमें आप पैसे कमाने चाहिए थे, अल्टीमेटली आपने उसमें दोनों बार लॉस किए। बट अगर मेरी स्ट्रैटेजी से आप इसको पकड़ के रखते हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे लेते हैं, बट एक लॉजिक बता रहा हूं, अभी तक आपने इस स्टॉक में 72% रिटर्न ले लिया होता और इसमें एक भी बार सेलिंग बनी ही नहीं है। आज ये स्टॉक इवन इतने वॉर कंडीशन में भी, इतने इलेक्शन के बाद भी रिजल्ट फेवर में आया, नॉट फेवरेबल आया, स्टॉक को कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो स्टॉक उस न्यूज से इम्यून था, शायद उसे उस न्यूज से कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट वो न्यूज हमें परेशान करती थी, क्योंकि हमारे लिए तो मार्केट पिछले 8 हफ्तों से गिर रहा है, टॉप से नीचे कम से कम 12 से 13% आ चुका है निफ्टी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भागेंगे जो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स है और लॉस मेकिंग को पकड़ के रखेंगे, जो कि हमें उल्टा करना चाहिए। हमें लॉस मेकिंग से निकलना चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक को हाथ में रखना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले को बेच के हम लॉस वाले में नीचे एवरेज करते हैं। तो हमारी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक देखो कि ओवरऑल अर्निंग फ्रॉम 118 से लेके अगर मैं आज की हाई पकड़ता हूं, तो ये स्टॉक ने मोटा मोटी 114% रिटर्न दे चुका है, उसी मार्केट कंडीशन में जहां पे लोग वन साइड भाग दौड़ कर रहे हैं एग्जिट करने के लिए, या तो फिर सिर्फ पैनिक कर रहे हैं। जहां की मेरा ये वाईटीए सिस्टम आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है ये स्टॉक को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है इसमें, आप ये देखेंगे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ट्राइंगल बॉक्सेस बने हुए हैं। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है। अब ये क्या करता है, ये मेजर रेजिस्टेंस अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपके लिए रेजिस्टेंस प्लॉट करता है। हम देखते हैं कि लोग डेली टाइम फ्रेम में जाके एक रेजिस्टेंस मारेंगे, फिर वीक मंथ सॉरी 1 आवर चार्ट में जाके रेजिस्टेंस मारेंगे, सपोर्ट मारेंगे, फिर 15 मिनट में जाके करेंगे, और वो हर रेजिस्टेंस को टच करके बोलते हैं कि टारगेट अचीव, टारगेट अचीव, टारगेट अचीव, यहाँ से घूमेगा। हम ये कितना कर सकते हैं लाइफ में, हमें दूसरे काम भी तो है। तो मेरा सिस्टम ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है, और आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। जो भी मेजर रेजिस्टेंस है एज पर माय कैलकुलेशन, जैसे ये सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस था, दिस वाज अ माइनर रेजिस्टेंस, दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस इन दिस एरिया। तो ये अपने आप ही रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। आपको कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके पर्सनली कोई भी रेजिस्टेंस प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ ऑटो क्रिएटेड रेजिस्टेंस लाइन। आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसको हाथ लगाने की। ठीक है, इट इज नॉट अ बाय सेल एरिया, बट इट टेल्स यू दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस कमिंग ऑन योर हेड। अगर उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक उसके ऊपर रहता है, तो देर आर चांसेस कि ये स्टॉक ऊपर भागेगा।
और अगर उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वहां पे मेजर सेलर्स थे। बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आपको पर्सनली नीचे जाके वो 1000 बार एक कैंडल ऊपर यहां से सेलिंग आई थी, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, इवनिंग स्टार, दो जी, ये जी, वो जी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज सेल्फ ऑटो प्लॉटिंग रेजिस्टेंस लाइन इन द एंटायर सिस्टम। ठीक है, तो आपका ये काम इंपॉर्टेंट अपने आप ये सिस्टम कर देता है। तो ये था रेजिस्टेंस का पॉइंट। अब आप ये जो देख रहे हैं एक्सिस, x1, x2, ये x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ये x क्या कहना चाहते हैं आपको कि जब कभी भी सिस्टम को ये लगेगा कि देर आर चांसेस कि यहाँ पे मेजर सेलिंग प्रेशर है, वो आपको वहां पे क्रॉस दे देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस उसके ऊपर जा नहीं सकता, बट उसका कहना ये है कि अगर ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो यहाँ पे मेजर चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मेजर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो स्टॉक, देर आर ब्राइटर चांसेस कि जब कभी भी स्टॉक इस एक्स के ऊपर चला जाता है, जैसे ये एरिया था, रेजिस्टेंस भी मारा और एक्स भी था, तो जब कभी भी स्टॉक उस एक्स को और ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो इनका कहने का मतलब ये होता है कि जो भी सेलर्स थे जहां पे प्रेशर्स डाल रहे थे, चांसेस है कि अब वो नहीं रहे। सेलर्स आर नाउ अब शायद कन्वर्ट हो चुके हैं बायर्स के डायरेक्शन में, या तो फिर जो भी सेलर्स थे वो वहां से मिट गए हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी था और ये एक्स भी था। तो जैसे ही ये कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज हुई है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जहां पे प्रेशर था रेजिस्टेंस का भी, और एक्स जो सेलर प्रेशर जिन्होंने क्रिएट करके वहां पे दबाव बना के रखा था, शायद वो भी एग्जिट कर चुके हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक खाली ऊपर ही गया है। तो वहां से साइडवेज जाने के पहले ये स्टॉक ऑन एन एवरेज 80% के लिए ऊपर चला गया था वहां से। ठीक है, तो ये एक्स इस चीज को दर्शाता है कि वहां पे चांसेस है कि सेलर्स का दबाव शायद वहां से आना शुरू हुआ है। जरूरी नहीं कि स्टॉक वहां से उल्टा हो जाएगा, बट अगर वो वापस से घूम के उसके ऊपर क्लोजिंग देखता है तो चांसेस है कि वहां पे बहुत सेलर्स थे वो एग्जिट हो चुके हैं। अगर हमारे पास शायद यहाँ पे एक एक्स, मैं आपको बता दो, एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, चार एक्स, तो हमारे लिए ये मेजर सेलिंग प्रेशर बनने का चांसेस है। और अगर स्टॉक ज्यादा मेहनत करते ये पूरे एरिया से क्लोज कर देता है उसके ऊपर, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार जब कभी भी स्टॉक ने उस एरिया के प्रेशर के साथ ऊपर जाने की कोशिश की है, सेलर ने उसके ऊपर दबाव और ज्यादा कर दिया है और उसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, तो फिर बायर्स ने क्या किया कि वो और पैसा लेके आए और जितने भी सेलर्स थे वो सबको हटा के ऊपर चला गया। तो चांसेस है ये है कि जो इतने सारा प्रेशर बना था वो अभी वहां से निकल चुका है, और चांसेस ये है कि स्टॉक फिर यहां से फिर ऊपर का डायरेक्शन पकड़ सकता है। जैसे ये हम एग्जाम्पल के हिसाब से दे सकते हैं, जैसे ये एरिया में कहता था जहां पे देखिए मिनिमम 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। अब अगर मैं ये ब्रेकआउट एरिया नहीं देखता कि फ्यूचर में जो हो गया वो अलग बात है, मैं यहां तक पकड़ता हूं कि जब कभी भी स्टॉक इस एक्स के नजदीक आया है, वो प्रेशर की वजह से स्टॉक कभी उसको ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया था। अब कब से स्टार्ट हुआ था ये एक्स बनना? नवंबर 2017। ठीक है,
और उसके बाद इस एरिया को ब्रेकआउट करने वाला एरिया बना हमारे लिए ये, दैट इज मई 2021। तो 17, 18, 19, 20 और 21, 5 साल का बड़ा ब्रेकआउट हमें इस एरिया में मिला, जो एरिया हमें मैक्सिमम एक्सेस दे रहा था, ताकि हमें बता रहा था कि वहां पे सेलर्स बहुत ही हावी है। जब ब्रेकआउट हो गया उस लेवल को, तो हम ये देख सकते, हमारा अजम्पशन है कि शायद स्टॉक यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि सेलर्स को हम पीछे छोड़ के आए हैं अभी। या तो सेलर्स खत्म हो चुके हैं, या तो सेलर्स अभी बायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहां से स्टॉक सिर्फ ऊपर की तरफ ही चलने लग गया। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, तो रैली अप साइड के हिसाब से 86 टू 87% की रैली दी है स्टॉक ने, इन एवरेज ऑफ जस्ट 1 ईयर, अप्रैल टू अप्रैल। ठीक है, तो ये एक जरिया है ये सिस्टम को देखने का। अब हम देखते हैं कि वापस से इस एरिया में 1, 2, 3 आए, तो मेजर यहां से शुरू हुआ, उसको यहाँ पे ब्रेकअप आया, तो स्टॉक वापस से यहाँ से रैली करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास ये 1x और रेजिस्टेंस आया, और स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो रैली शुरू हुई है, वो ऑलमोस्ट 21% की रैली आई है। तो इस हिसाब से हम ये स्टॉक को देखते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि आप कर क्या रहे हो डिफरेंट सिचुएशन में विथ हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट एंटायर लॉजिकल सिस्टम। ठीक है, अब उल्टी साइड अगर हम देखें, तो ये देखिए, अगर मेरे पैरामीटर के हिसाब से अगर स्टॉक नीचे रहेगा, तो चाहे इसके बीच में ये जो पुल बैक्स आए हैं, ये देखिए ये पुल बैक आया है बॉटम से, सॉरी, मैं सारे मार्किंग निकाल देता हूँ, यहां से बॉटम से ऊपर आए हैं। तो अगर मैं ये वापस से निकाल देता हूँ सिस्टम से मेरा बार चार्ट, तो आप देखोगे कि टेक्निकली, आई मीन टेक्निकली, ये बुल फेज या तो फिर पुल बैक आया है, और ये आपको 1, 2, 3, 4 हफ्ते इसने ब्लू ग्रीन कैंडल बताया। अनफॉर्चुनेटली ऑन डेली टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में ये वापस से एमएसीडी या कुछ और सिस्टम से ये आपको एंट्री लेवल दे देगा, और आपको वापस पता चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गया, स्टॉक मोमेंटम नहीं ले पाया है। लेकिन अगर मैंने इसको मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से मैं चेक करूंगा, तो ये देखिए ये अभी भी रेड कैंडल ही है। तो इसमें कोई भी तरह की बाइंग या कोई भी तरह की रिवर्सल ट्रेडिंग बहती नहीं है। ठीक है, जैसे ही इसने मेरा पैरामीटर चेंज किया, तो मेरा सीधा सारे के सारे कैंडल देखिए, यहाँ से सिर्फ ग्रीन या पर्पल ही बनते रहे, क्योंकि वो मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से बुलिश ही था। तो यहाँ से आपको कोई भी रेड कैंडल देखने ही नहीं मिल रहा। और जैसे ही मेरा पैरामीटर निगेट हो गया, ये देखिए यहाँ से आपको रेड कैंडल दिखने शुरू हो गए, इन बीच में कहीं पे भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगा। उसके बाद वापस से मेरा पैरामीटर बुलिश तरफ, मतलब ऊपर की तरफ चलने लग गया, तो आप देखेंगे कि सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बन रहे हैं नॉन स्टॉप। सिर्फ ये एक ही कैंडल रेड बना है, उसके बाद ये नॉन स्टॉप सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बना है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि चाहिए चांसेस है कि शायद स्टॉक 1, 2, 3 हफ्ते के लिए वीक है, बट ओवरऑल ट्रेंड, अगर ये कैंडल रेड ग्रीन है, तो ओवरऑल ट्रेंड अप ही है इसका। ठीक है, अब मैं दूसरे पैरामीटर में जाता हूँ। ये दूसरा पैरामीटर है हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर, सॉरी। अब वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है, मैंने इस चीज को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। जो भी वॉल्यूम ग्रे कलर का है, आप ग्रे कहिए या ब्लैक कहिए, ये जो भी वॉल्यूम है, जो भी ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का है, वो रिटेल ट्रेडर्स का है।
मुझे रिटेल ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी रैली रिटेल ट्रेडर्स के साथ चलेगी तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी। इट विल बी शॉर्ट लिव्ड ट्रेंड, और मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगा। ये जो ब्लू इंडिकेटर्स है, ये आपको दर्शाता है कि रिटेलर से कोई ज्यादा बड़ा प्लेयर इसमें आ चुका है। शायद वो प्रमोटर हो सकता है, चाहे सिंडिकेट हो सकते हैं, मतलब काफी बड़े प्लेयर्स एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं चलो ये स्टॉक को कॉर्नर करते हैं और स्टॉक होल्ड करके डीमैट में डाल देते हैं अपने, मतलब दे आर टेकिंग ह्यूज वॉल्यूम्स इन दिस एरिया। तो वो ब्लू कलर में डिनोट होगा। अब जब कभी भी वॉल्यूम्स ब्लू कलर में डिनोट होता है, वहां पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और स्पेशली कहाँ बढ़ता है, जब ये वॉल्यूम्स आते हैं और ये पर्पल कैंडल आता है, प्लस वो एक्स और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देता है ओनली ऑन वीकली बेसिस। तो ऐसे वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन मुझे ये बताने की कोशिश करता है कि चांसेस है कि कोई बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, और मेरा इंटरेस्ट भी वहीं पे चलता है। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे भी तो ऐसा स्टॉक बढ़ा ही है, तो ठीक है, आई विल मिस दिस रैली। पॉसिबिलिटी है कोई और स्टॉक में मेरा ये सेटअप बन रहा हो जो मुझे ये रैली देने की चांसेस ज्यादा है, तो मैं ये रैली लेने का ज्यादा पसंद करूंगा। तो मेरा पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग ट्रेड्स इन सच काइंड ऑफ सेटअप्स, मतलब ऐसे सेटअप से ज्यादा इंटरेस्ट है, और ऐसे सेटअप से मेरा इंटरेस्ट कम है। ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी आती है मेरे रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब जब कभी भी ये मेरा सेटअप बन रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रेंड नया हो। ट्रेंड नया होने का मतलब ये है कि सपोज ये मेरा बीच का लाइन है, ये मेरा ट्रेंड लाइन है और मेरा आरएस है। तो आरएस नीचे से रेड होते हुए ग्रीन रिसेंटली होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी वेरी क्लोज बाय टू द न्यू, एकदम नए ट्रेंड में होनी चाहिए। अब अगर मुझे कोई कहे कि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है और आप नेशनल एल्यूमिनियम ले लीजिए ये ब्रेकआउट पे, ठीक है, यहां पे ले लीजिए, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें शायद 20% ही रहेगा। और अगर कोई मुझे ये ब्रेकआउट पे कह रहा है कि नेशनल एल्यूमिनियम ले लीजिए, और मेरा नया ट्रेंड बना है, क्यों, क्योंकि ये रेड से ग्रीन के तरफ गया है, तो ये नया ट्रेंड है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरा इसमें रिस्क ये ब्रेकआउट के कैंडल के नीचे का लो रहेगा, और एंट्री इस कैंडल के ऊपर की हाई के ऊपर ही रहेगी। तो मेरा रिस्क जो भी है ये एक ही कैंडल का है। अब ये कैंडल शायद 15% का भी हो सकता है, 20% का भी हो सकता है, 30% का भी हो सकता है। अगर ये कैंडल क्लोज आपके स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी से ज्यादा है, तो आप ये ट्रेड छोड़ सकते हैं, या तो फिर आपका रिस्क आधा कर सकते हैं, या तो कोई और स्टॉक के लिए आप वेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ट्रेड करना, लेकिन मेरा ट्रेंड जहां से नया शुरू हुआ है मैं वहीं पे रिस्क लूंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये मेरा पूरा का पूरा ट्रेंड अब मेरे हाथ से निकल चुका है। क्यों, क्योंकि देखिए इतने से में ही मेरा स्टॉक यहां से बढ़ के 125% की रैली मार चुका है, स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो मैं अगर ध्यान देता, या मैं सैटरडे संडे बैठ के अच्छे से रिसर्च करता, तो मुझे एंट्री यहां मिलती, ना कि यहां। तो मेरा रिस्क क्या होना चाहिए, एट द लोवेस्ट लेवल, ना कि हाईएस्ट लेवल पे।
एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, टाटा मोटर्स। ठीक है, अब टाटा मोटर्स का काफी लोगों ने ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि मुझे काफी लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि सर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया हुआ है आपके यहाँ पे, बॉक्स बना हुआ है रेजिस्टेंस का, दो एक्स बने हुए हैं, देर गैप है तीनों ईएमए में, और आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ग्रीन है, तो क्यों नहीं ट्रेड बन सकता? हमें तो लगता है टाटा मोटर्स जैसी कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि 10 में से 4 गाड़ी ईवी अभी टाटा मोटर्स की है। तो मेरा एक ही कहना होता है, क्या ट्रेंड नया है या पुराना ट्रेंड है? अब आप देखेंगे नया ट्रेंड कहाँ से बनता है। ये रेड था, उसके बाद ये ग्रीन बना, तो मेरा रिस्क यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था। अब ये कहाँ बना, देखिए, एक क्रॉस, दो क्रॉस, तीन क्रॉस, चार क्रॉस, ये बॉक्स रेजिस्टेंस, और ये ब्रेकआउट, और ये मेरा नया ट्रेंड शुरू हो गया। तो मेरा बाइंग इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर से होगा, और इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। बाय, पुट अ स्टॉप लॉस एंड फॉरगेट इट। क्या दिक्कत है इसमें? इतना सिंपल सा सब स्ट्रैटेजी है। बट हम क्या करते हैं, हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। हम यहाँ पे भी खरीदना चाहते हैं, हम यहाँ पे भी खरीदना चाहते हैं, हम ये ब्रेकआउट में भी खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई अच्छा आदमी ने, किसी ने टिप दिया हो, या हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं ज़्यादा, या हम टीवी बहुत देखते हैं, हम कोई ग्रुप में हैं, या तो हम कोई 15 मिनट्स का ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी या डेली टाइम फ्रेम का कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सीख के आए हैं नया। हम बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये कितना सिंपल है यहाँ पे। ये कैंडल के ऊपर से बाय करिए, क्लोजिंग मतलब मंडे को या ट्यूसडे को आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, कैंडल्स के बीच में गैप है, और ये ट्रेंड नया शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब एग्जिट हमें कहाँ लेनी है? एग्जिट हमें तब लेनी है जब हमारा ये इंडिकेटर लाल होना शुरू कर देगा। जैसे ही ये रेड हो जाता है, हमारा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो वो रेंज रेड डॉट था, वो बनेगा। जैसे ही ये कैंडल उसके नीचे चली जाती है, देखिए यहाँ पे ये रेड हो चुका था ये एरिया में, और प्राइस उसके नीचे चली गई थी। किसके नीचे चली गई थी? ये हमारे रेड डॉट्स के नीचे प्राइस चली गई थी यहाँ पे। बस, तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है, हमें क्लोजिंग की भी राह नहीं देखनी है, हमें एग्जिट कर लेना है बस। तो ये ट्रेड बनता था आपका अराउंड 516, तो मतलब मैं समझता हूँ 520 के आसपास की आपकी एंट्री बनती है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 999 या 990 के आसपास आपकी एग्जिट बनती है। तो टाटा मोटर्स में आपने मोटा में मोटा ये 80 से 90% की इनकम की होती है। ठीक है, काफी कुछ ऐसे हो जाता है कि कभी मार्केट में बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, और ये वन साइड नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, मार्केट फॉल्स या स्टॉक दो कंडीशंस में, एक ही कंडीशन में ये मार्केट स्ट्रैटेजी चलेगी, अगर आपके अंदरूनी और बाहरी न्यूज सिस्टमैटिक है। कंपनी ने कोई घोटाला किया, प्रमोटर ने कुछ चीटिंग की, बैंक का पैसा नहीं लुटाया, कोई स्कैम नहीं किया, भाग नहीं गया, जैसे नीरव मोदी और वो सब भाग गए थे, चौकसी और वो सब, नंबर्स, स्टॉक ने फंडामेंटली कोई बड़ा सा खराब नंबर नहीं दिया, तब तक ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिव कुछ भी दिया जो भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट है, और एक वन साइड गिरता है जब स्टॉक, तब ये सिस्टम काम नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज में एक सब्जेक्टिविटी होती है। तो ये सिस्टम में भी एक सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, अब हम ये एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, है मूवर्स।
सांघवी मूवर्स, जो कि बढ़िया स्टॉक था। अब ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से रेड था और यहाँ से ग्रीन होके उसने नया ट्रेंड शुरू किया। अब हमारे पास टोटल कितने एक्सेस थे? 1x, 2x, 3x, 4x, और हमारे पास ये रेजिस्टेंस बैंड भी था। तो ऑन एन लॉजिकली अगर देखा जाए तो मेरा बाइंग बनता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट और क्लोजिंग के टाइम पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सबको दिखे। तो यहाँ पे बनता है नया ट्रेंड और क्लोजिंग। तो मेरी एंट्री सपोज बन गई यहाँ पे 140 रुपए पे, ठीक है, और स्टॉक को छोड़ दीजिए। कब तक छोड़ दीजिए? जब तक ये रिलेटिव स्ट्रेंथ मेरा रेड नहीं हो जाता। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ मेरा हो गया रेड इस लेवल पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे रेड हो चुका था और यहाँ पे हमारे पास ये बैंड आ चुका है, एक प्राइस टाइट बैंड का जो मैंने बैंड बनाया था। ये अपने आप बनेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये बैंड बन चुका है। जैसे ही प्राइस इसके नीचे चला जाता है आपको एग्जिट कर लेनी है। तो इस एरिया के नीचे ऑन एन एवरेज 490 रुपीज के एवरेज पे वो हमें एग्जिट करने का इन्होंने हमें बता दिया था। तो अराउंड समझो 480 भी आपने एग्जिट कर लिया इसको। तो फ्रॉम 147 से मैं ले रहा हूं अराउंड 480 के आसपास हमारी एग्जिट बनती है। तो ये स्टॉक ने हमें 226% रिटर्न दिया है, ठीक है। अब ये कैसे रैली बनती है? अगर स्टॉक फंडामेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर परफॉर्म करता रहा तो सिस्टम लाइनअप हुआ है, उसके लिए स्टॉक नहीं भाग रहा है। स्टॉक भाग रहा है क्योंकि स्टॉक भाग रहा है उसके लिए सिस्टम लाइनअप हुआ है। हमें सिर्फ ये सिस्टम ये हेल्प करता है कि जो भी लोग 145 पे आ जाते हैं, एंट्री कर देते हैं, तो ये क्या, ये छोटे मोटे जो पुल बैक्स होते हैं, जैसे ये एक पुल बैक हो गया। ये पुल बैक छोटा नहीं है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये 23% का पुल बैक है। फिर मैं ये पुल बैक इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये भी कोई 17% का पुल बैक है। और अगर हम देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते तक ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, वो साइडवेज मोमेंटम था। सेम वे में ऐसे ही था, सेम वे में यहाँ पे था। ओके। अब इधर इतना लेट एग्जिट क्यों? तो माय फ्रेंड्स, जो भी टॉप पे अगर आपको बोल दे कि यही चीज है, यहां से भी खत्म हो गया, तो शायद लक हो सकता है। एक बार सही हो सकता हूँ मैं, 2 बार सही हो सकता हूँ, हर बार सही नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम आपको टॉप पे एंट्री और बॉटम में एग्जिट, आई मीन टॉप पे एग्जिट और बॉटम में एंट्री नहीं दिला सकता, ठीक है, वो झूठ होता है। मेरा सिस्टम आपको हाई पे ही बाय कराएगा और आपको सब्र रखने का प्रैक्टिस कराएगा और बताएगा कि भाई ट्रेंड इंटेक्ट है, आप रहिए उसके अंदर। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक में भी एंट्री करने के बाद अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते तक स्टॉक उसी रेंज में रहा है। उसके बाद भी 1 2 3 4 4 हफ्ते तक वापस उसी रेंज में घूम रहा है। फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये जो 22% का नीचे आता है वो वापस आपके ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। तो ये सिस्टम आपको सिखाता है कि आपको कैसे मल्टी बैगर ट्रेंड में रहना चाहिए और बिना पैनिक, मार्केट गिर रहा है नीचे, जो भी है डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है और आपको ये स्टॉक में बने रहना है, ठीक है। अब हमें कैसे स्टॉक में एंट्री लेनी है, तो मैं आपको ये फंडामेंटल लॉजिक बता देता हूँ मेरे सिस्टम का। होप आप ये देख सकते हैं। अब ये देखिए कि जब कभी भी आप स्टॉक ले रहे हैं, स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम चाहते हैं कि स्टॉक ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर मिनिमम 2 से 3 साल से अंडर वैल्यूड हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी 2 या 3 क्वार्टर से अंडर वैल्यूड, ठीक है। ये देखिए ये सेलिंग क्यों आई?
ये प्रेशर क्यों बना? क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली अंडर वैल्यूड था, तो वो रैली दे रही थी। ये जो रैली आ रही थी क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यूड थी, और सडनली इसको ओवर वैल्यूएशन मिलना शुरू हो गया। तो क्या लोग नहीं चाहते कि वो ज्यादातर अंडर वैल्यूड में रहे? अगर आप चेक करेंगे तो ये 1880 मिलियन का उसका मार्च क्वार्टर का अर्निंग्स था। फिर जून क्वार्टर का 1867 आया, तो उसका अर्निंग्स कम हो गया लास्ट क्वार्टर से। और रीसेंट क्वार्टर्स का जो अर्निंग आया वो 1786 आया। मतलब वो पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट कम करे जा रहा है। और उसके सामने वो जो पी मांग रहा है, एज पर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवर वैल्यूड है। तो ये सेलिंग शायद उस वजह से आई है, क्योंकि कंपनी ने लगातार पिछले 2 क्वार्टर से कम अर्निंग्स दिखाई है। शायद अगला क्वार्टर भी मार्केट उसको अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। और वो चाहता है कि उन्होंने जो भी गेन्स अभी तक बढ़त उन्होंने कमाई है, वो शायद प्रॉफिट इन करना चाहता है। तो ये ओवर वैल्यूएशन के वजह से सेलिंग आई है। ठीक है, अभी दूसरी तरफ अगर हम ये कोई देखते हैं, जैसे एक स्टॉक में बताता हूँ आपको, आईटीसी। अब आईटीसी सिगरेट की कंपनी में, आई मीन उनका मेजर बिजनेस इज सिगरेट बिजनेस। अगर आप इसको देखें, कंपनी छोटी नहीं है, कंपनी बहुत ही बड़ी है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट भी दिया है, अपना रेजिस्टेंस भी है, गैप भी है, और ट्रेंड अभी नया भी बना है जो रेड से ग्रीन में हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी मोमेंटम नहीं दे पा रहा है। इसका लॉजिक अगर हम पूछना चाहते हैं तो क्या हो गया, तो अगर आप देखेंगे कि ये पिछले 60 क्वार्टर से ये कंपनी ओवर वैल्यूड थी, और सडनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बाद जो कंपनी नॉन स्टॉप अंडर वैल्यूड थी, क्योंकि ये 7 क्वार्टर से ओवर वैल्यूड थी, तो इनका असर अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अपने अर्निंग्स में दिखा रहा है। तो ये ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो जो भी ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग में ही सही, हमें वही कंपनी लेनी चाहिए जो अंडर वैल्यूड हो, जिसके चांसेस ज्यादा है कि वो आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को ज्यादा देर अंडर वैल्यूड नहीं रहने देते, वो और खरीदते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस पर ओवर वैल्यूएशन आ जाती है, तो उसमें इंटरेस्ट सिर्फ ट्रेडर्स का रहता है, इन्वेस्टर्स स्मार्ट लोगों का नहीं रहता है। तो आईटीसी पिछले कितने क्वार्टर से वो ओवर वैल्यूड थी। उसके सामने अगर वही सेक्टर में अगर हम देखें तो एक कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप। ठीक है, अब अगर हम गॉडफ्रे फिलिप का देखें तो हमारी एंट्री ये देखिए कितने एक्सेस हो गए, 1x, 2x, 3, 4, 5, 6, 7, 8x हो गए। तो जाहिर सी बात है, यही सिस्टम ये कहना चाहता है कि जब तक ये 8x के सेलिंग कैपेसिटी या कोई भी उससे बड़ा बायर नहीं आ जाएगा, ये कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस कम है। ठीक है, अब मेरे पास पुराना डेटा तो नहीं है, मैंने सिर्फ 6 का ही रखा था, लेकिन जब ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देखिए ये रेड था, ये नया ट्रेंड बना, ये कैंडल ने सारे एक्सेस और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके क्लोज दिया। वॉल्यूम्स भी बढ़िया है क्योंकि इसमें ब्लू वॉल्यूम है। ये ग्रीन वॉल्यूम का मतलब है दिस बायर्स, ये बायर ब्लू बायर से भी ज्यादा बड़े हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई मेरे वॉल्यूम्स की। ग्रे वॉल्यूम्स जो रिटेल ट्रेडर्स है, ब्लू वॉल्यूम है जो रिटेल ट्रेडर से भी पावरफुल है,
और ये जो ग्रीन वॉल्यूम है वो उस ब्लू वॉल्यूम से भी ज्यादा बड़े ट्रेडर्स है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रीन वॉल्यूम के साथ अगर ये ऐसे सेटअप मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, चांसेस उसमें बहुत ही बड़े स्पॉट आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब ये ट्रेड को हम समझते हैं, सॉरी, कि हमने सपोज यहां पे एंट्री की होती, ये कैंडल के क्लोजिंग पे, और ये आपके लो का आपका स्टॉप लॉस होता, तो यहां से स्टॉक ऊपर गया और फिर से नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ कि ये स्टॉक ने रेड कर दिया और इसके नीचे नहीं गया, तो हम अभी भी स्टॉक में है। ठीक है, वो रेड होने के बावजूद भी हमारे बैंड के नजदीक ही है, तो अगर इसके नीचे जाता है तो हम एग्जिट करेंगे, वरना हम इसको होल्ड रखेंगे। क्या हो गया, ये फिर से ग्रीन हो गया, हमें ग्रीन वॉल्यूम मिला, इसने वापस ये रेजिस्टेंस और एक्स को ब्रेकआउट किया है, तो इस कैंडल के ऊपर वापस बाइंग बनती है और इसके नीचे स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, हमने इसको होल्ड रखा, सॉरी, फिर ये वापस इस लेवल पे नीचे आने के बाद ये वापस से रेड हो चुका था, लेकिन फिर भी देखिए ये रेड बैंड है, प्राइस इसके नीचे गया ही नहीं, तो हम अभी भी हम उस ट्रेड में है। ये वापस से ग्रीन हुआ, वापस से नया ट्रेंड शुरू हुआ, वॉल्यूम्स आया, इसने इस बैंड के ऊपर वापस क्लोजिंग दिया, अगेन वी बाय, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया और हमने छोड़ दिया इसको। और उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाता रहा, क्यों? बिकॉज इफ यू सी, कंपनी 8,026 मिलियन का नेट इनकम दे चुकी थी, 8,030 मिलियन, 8,160 मिलियन, 8,830 मिलियन। उसके सामने वो जो पी मांग रही थी वो ऑन ईयर बेसिस बता रही थी कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो जितनी भी अंडर वैल्यूड रहेगी कंपनी, चांसेस है कि उसमें बड़े प्लेयर्स जो हमें वॉल्यूम से समझ में आ रहे हैं वो शायद इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, उनका कैलकुलेशन अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये स्टॉक में बाइंग आ गई। ठीक है, और फिर आप देखिए कि ये स्टॉक लगातार ऊपर जाते जा रहा है, एंड स्टिल ये यहाँ से नीचे आ रहा है, क्योंकि वापस से स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया लास्ट क्वार्टर, करंट क्वार्टर में फेयर वैल्यूड, मतलब अर्निंग्स आर इतना साथ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से 1,000 नहीं 500 मिलियन से अर्निंग्स तो बढ़ गई, साथ में पी भी बढ़ गई, मतलब स्टॉक ने इनकम भी बढ़ा दिया लेकिन उसका वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसने बोला कि भाई आप फेयर वैल्यूड हैं, तो कंपनी स्मार्ट ट्रेडर्स ने क्या किया कि भाई तू ओवर वैल्यूड एक बार दे चुका है और ये टाइम फेयर वैल्यू दे चुका है, तो तू एक काम कर, तेरा वैल्यूएशन कम लेके आ थोड़ा सा और इनकम और बढ़ा। अगर ये हो गया तो देखिए अभी तक हमारा ये रेड नहीं हुआ है, तो आपको बने रहना है। तो स्टॉक क्या होगा, अगर ये कंपनी फिर से अच्छा रिजल्ट दे देती है और वैल्यूएशन अच्छा दे दी, तो ये स्टॉक चांसेस है ये वापस रिवर्स हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा गैप भी बना हुआ है, हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, और यहाँ पे अभी भी ईयर ऑन ईयर ओवर वैल्यूड नहीं आया हुआ है, तो देर आर ब्रिलियंट चांसेस दैट स्टॉक कैन अगेन गो अप। तो अगर हमने मोटा मोटी, अगर हमने सपोज ये छोड़ दो, यहाँ पे नहीं लिया होता और यहाँ पे हमने ट्रेड किया होता, तो यहाँ से आज के दिन भी हम 167% प्लस पे है। ठीक है, और ऊपर के तरफ यही स्टॉक हाई पे इन्होंने मारा था 293%। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सिस्टम आपको टॉप पे एग्जिट कराएगी, लेकिन अभी भी आपको ये स्टॉक बता रहा है कि आपको अंदर रहना चाहिए। शायद कल खराब रिजल्ट आ जाए तो आप यहाँ से अ, यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हैं, ये लेवल्स पे भी, तो शायद आपकी अर्निंग्स 50% की ही रहेगी।
या 60%, बट दैट इज ओके। ठीक है, अगर आप यही चीज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देर आर चांसेस कि बहुत सारी बार बहुत सारी कंपनीज मल्टी बैगर बन जाएगी आपकी। ठीक है, एक कंपनी है जैसे आदित्य विजन, या तो इसका ये स्प्लिट या बोनस था, स्प्लिट हो चुका था, मैं दूसरा देखता हूँ। आई स्वीट, या ये देखिए, क्या पता आपको शायद ऐसी रैली मिल जाए, देर आर चांसेस। न्यू ट्रेंड, टोटली स्टॉक अंडर वैल्यूड, नॉन स्टॉक, 300 रुपए पे आपकी एंट्री बनती है। और ये देखिए, यहाँ पे ना रेड हुआ है, और कितने हफ्तों तक अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो शायद यहाँ से लेके यहाँ तक 37 वीक्स को स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। क्या आपका इतना पेशेंस है? अगर आपने इतना पेशेंस रख दिया होता तो देखिए, ये स्टॉक ने आपको एग्जिट दिया ये लेवल पे, यहाँ पे, यस, यहाँ पे आपको एग्जिट दिया है, और आपको यहाँ से रिटर्न मिला है अप्रोक्सीमेट अराउंड 80%। तो यू कैन मेक सच काइंड ऑफ मनी। और कुछ स्टॉक में तो अभी तक एग्जिट ही नहीं मिली है। तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड। तो मेरा सिस्टम आपको ये समझाता है कि आप नए ट्रेंड में ट्रेड लीजिए, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट स्टॉक पे लीजिए, वॉल्यूम्स जब भी रिटेल वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आए तब लीजिए, और वैसी कंपनी में लीजिए जो अंडर वैल्यू हो। अभी ये दीजिए ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क अगर मैं किसी को भी पूछूंगा तो बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली यस, ये एरिया में बाइंग बनती है उसकी, क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर्स, नए ट्रेंड और सब कुछ यहाँ पे बनता है। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक रैली ऑफ अराउंड, यहाँ पे एग्जिट दी उसने अराउंड 56% एग्जिट। सो दिस इज, सॉरी, वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट के हिसाब से अभी भी एग्जिट बनी ही नहीं। ओके, एंड द ट्रेड वाज एक्टिवेटेड समवॉट अराउंड हियर। ओके, नए ट्रेंड के हिसाब से। तो यहाँ से आपकी इस लेवल पे आपका अर्निंग्स बनता है अराउंड 161%। बट इफ यू सी, ये पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो लॉस मेकिंग कंपनी में हम ट्रेड नहीं करते। बट उसी टाइम पे अगर आपको मिल जाता है कोई स्टॉक नेम लुपिन, तो लुपिन का एंट्री आपका बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे समवॉट अराउंड हियर, यस, दिस ब्रेकआउट। ठीक है, जहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर है, गैप है यहाँ पे, और नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है जो कि रेड से ग्रीन है, और अभी भी एग्जिट नहीं आई है। और अगर आप देखेंगे कि ये सारा का सारा पूरा का पूरा स्टॉक अंडर वैल्यूड ही चल रहा है। तो अगर मैंने एकदम अर्ली स्टेज पे एग्जिट, आई मीन अर्ली स्टेज पे एंट्री ले ली होती, तो आज ये स्टॉक हमें रिटर्न्स दे रहा है अप्रोक्सीमेट अराउंड 113%। तो मुझे उससे थोड़ा कम रिटर्न्स आ रहा है, लेकिन मैं ऐसी कंपनी में हूँ जो फंडामेंटली ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। सो आई विल गेट, मुझे नींद ये स्टॉक में ज़्यादा आएगी रादर देन लॉस मेकिंग कंपनी में मैं पैसा बना, उससे अच्छा प्रॉफिट मेकिंग में पाऊँ। दूसरा है मार्क्सन्स फार्मा। ये देखिए, मार्क्सन फार्मा की रैली शुरू हुई थी समवॉट अराउंड इस एरिया में। ठीक है, और सारा का सारा पूरा ईयरली चल रहा है नॉन स्टॉप अंडर वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता तो मेरी ऑन एन एवरेज इसमें देखिए 263% की
अर्निंग्स चल रही होती, और स्टॉक ने अभी भी कोई भी एरिया पे अभी भी सेलिंग प्रेशर आपको नहीं बताया। सो इवन इफ इट इज गिविंग यू 2.5x द रिटर्न्स, यू आर स्टिल इन द ट्रेड। और इसी यही जगह से हमें, ऐसे ही ट्रेड से हमें मल्टी बैगर्स मिल सकते हैं। और आप ना ही किसी के एनालिसिस में आएंगे, ना ही किसी का सुनेंगे, ना ही आप किसी के दबाव में आके ट्रेड लेंगे, या किसी ने आपको बता दिया, आपको ही बोलेगा कि अब आप मार्क्स एंड फार्मा ले लो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो यू शुड नो कि भाई ट्रेंड तो शुरू यहां से हुआ था, अब लेके मैं क्या करूं, क्या पता ये एंड ऑफ द ट्रेंड बन जाए। तो ये जो सारा का सारा आपने मिस किया था, हम फोमो में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई नया स्टॉक ढूंढेंगे जो नया मार्क्स एंड फार्मा बन सकता हो। जैसे रिसेंटली आया था सुप्रिया लाइफ साइंस, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, सारे के सारे यहाँ पे टेक्निकली बनता है इसका ट्रेड। वाई? बिकॉज गैप यहाँ पे बननी शुरू हो गई, और ये ट्रेंड देखिए नया ही ट्रेंड है। ठीक है, अब ये नए ट्रेंड के बाद अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने आपको अभी रिसेंटली रैली दे दी है अराउंड 83%, और ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई पे है, और अभी कहीं पे भी एग्जिट नहीं है। वैसे ही सेम एक और है, ईटेक्स गारमेंट। इसकी एंट्री देखिए, यहाँ पे न्यू एंट्री बनी थी, वॉल्यूम्स भी आए थे, और मैक्सिमम एक्स और रेजिस्टेंस पे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनती थी तो ये स्टॉक ने आपको रैली करके 100% 1x रैली दे दी आपको। और क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड हो चुका था, और ईयर ऑन ईयर भी अंडर वैल्यूड हो चुका था। तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाता है या ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड कन्वर्ट होता है, तो सीधे अच्छे ट्रेडर्स या बिग ट्रेडर्स एंट्री करते हैं। एक स्टॉक है, जैसे सब लोग बातें करते रहते हैं, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। देखिए ये स्टॉक क्या बता रहा है, देयर इज नो वैल्यूएशन, क्योंकि ये स्टॉक प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो हम ऐसे स्टॉक में पैसा क्यों डालें जो स्टॉक प्रॉफिटेबल ही नहीं है। ये देखिए सेटअप सब कुछ बन गया, ट्रेंड बन गया, वॉल्यूम्स आ गए, ब्रेकआउट भी दे दिया, और यहाँ से इसने मिनिमम 50% की रैली भी दे दी। सारे के सारे इंडिकेटर वाले भाग रहे थे इसके पीछे। अ, मैं फोमो ट्रेडिंग नहीं करता, तो मैंने कभी ये स्टॉक के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये फंडामेंटली बता रहा है कि मैं कोई भी वैल्यूएशन वाला बंदा नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, क्योंकि मैं लॉस मेकिंग कंपनी हूँ। देखिए देर इज नो अंडर और ओवर, तो मैं ऐसे स्टॉक में क्यों एंड ट्रेड करूं। और देखिए क्या हो गया, अब ये बोलेंगे ट्रिपल टॉप बना के स्टॉक ने पूरा का पूरा नीचे गिरा दिया स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी था एक जोमेटो, जोमेटो की ट्रेड यहाँ पे बनी थी, और ये नया ट्रेंड था। और क्या हो गया, कंपनी सडनली लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बननी शुरू हो गई, और मेरे सिस्टम ने बताया कि आप अंडर वैल्यू हो, एंड बाय, पुट अ स्टॉप लॉस एंड फॉरगेट इट। आज के दिन पे ये जोमेटो आपको पर्टिकुलरली रिटर्न दे रहा है 163%। ठीक है, और इसके सामने एक और कंपनी है पेटीएम। अब पेटीएम अगर आप देखो तो रैली अच्छी दे रही है, बट देर इज नो वैल्यूएशन। तो मैं कोई भी स्टॉक महंगा खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी या नो वैल्यूएशन जैसी कंपनी में मैं पैसे नहीं डालता। दूसरा, जब भी कोई ट्रेड ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया हो,
जैसे मैं बहुत, जैसे मैंने आपको टाटा मोटर्स बताया, तो भी मैं वैसे स्टॉक्स में पैसा नहीं डालता। मुझे नया ट्रेंड शुरू होने वाला, मुझे चलेगा 8 महीना 7 महीना रिटर्न्स नहीं दे, लेकिन मेरा अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है और मेरा स्टॉप लॉस नहीं मिला है, दैट मीन्स द कंपनी और द इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू कीप ऑन वेटिंग फॉर बेटर रिजल्ट। अगर वो बेटर रिजल्ट आ गया फ्यूचर में, तो चांसेस है वो स्टॉक सिर्फ ऊपर की रैली ही पकड़ेगा। और वेट करने में क्या बुराई है, बड़े इन्वेस्टर्स तो सारे यही करते हैं। तो मैं ना ही डेली टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करता हूँ, ना 15 मिनट में, ना 1 घंटे में। तो ये मेरा वाईटीए सिस्टम का एक्सप्लेनेशन था हिंदी में आप लोगों के लिए। आ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। वाईटीए सिस्टम आपको 1 साल के लिए मिलेगा, आपको हर साल इसको रिन्यू करना पड़ेगा। आपको जो भी डाउट है, आप मुझे ytschool@gmail.com में ईमेल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपका मेरे बुक का लिंक भी दे दूंगा और इसी वीडियो के बायो में। आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोग के फीडबैक मुझे मिलते रहे, और मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।